नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IUCL टेक्नीशियन बी के मैकेनिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसका आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम। निम्नलिखित में से किस घनाकार लैटिस प्रणाली में आणविक संकुलन घटक पैकिंग फैक्टर सबसे अधिक होता है? ए डायमंड क्यूबिक, बी फेस सेंटर क्यूबिक, सी बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड डी सिंपल क्यूबिक। जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसका होता है? वो होता है फेस सेंटर क्यूबिक का। और सबसे कम किसका होता है? डायमंड का होता है। देन बॉडी सेंटर, उसके बाद फेस सेंटर और लास्ट में आता है हेक्सागोनल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेस सेंटर क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनोट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। एनोट्रोपी किसका मापक है? ए रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, बी सिस्टम एफिशिएंसी, सी डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डी सिस्टम टेम्परेचर। एनोट्रोपी क्या दर्शाता है? ये मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस को दर्शाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है और रैंडमनेस हीट के साथ इंक्रीज करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर कॉमनली यूज्ड। वाष्प अवशोषण परिशीतन प्रणाली, जिसे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? ए फ्रेon एंड जल, बी अमोनिया एंड वाटर, सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डी एयर एंड वाटर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम अमोनिया और वाटर का यूज करते हैं, जिसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है और वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंथैल्पी ऑफ अ स्टीम इज डिफाइंड एज। एंथैल्पी को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बी प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, सी अमाउंट ऑफ हीट चेंज डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दी डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये उसका फॉर्मूला हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्टेट इन विच नन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम इज नोन एज। वह कौन सी अवस्था है जिसमें समय के साथ तंत्र के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ए अनस्टेडी स्टेट, बी स्टेडी स्टेट, सी डायनामिक स्टेट एंड डी क्वासी स्टैटिक स्टेट। स्टेडी स्टेट किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिस स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। शुद्ध पदार्थ का क्रिटिकल तापमान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? प्योर सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो फेस होता है जिस फेस में वेपर और लिक्विड एक साथ रह सकते हैं किसी भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो ऑप्शन नंबर ए, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड फेसेस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द compressor handle vapor only, what is the process commonly referred to as। वास्तविक परिशीतलन प्रणाली में कंप्रेसर केवल वाष्प पर कार्य करता है। यहाँ प्रक्रिया सामान्यतः क्या कहलाती है? ए वेट कंप्रेशन, बी ड्राई कंप्रेशन, सी फेस कंप्रेशन एंड डी गैस कंप्रेशन। जब कंप्रेसर केवल वेपर को हैंडल करता है उस केस को बोला जाता है ड्राई कंप्रेशन। सो ऑप्शन नंबर बी, ड्राई कंप्रेशन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एयर टैंक, बी मास्टर सिलेंडर, सी प्रेशर गेज एंड डी अनलोडर सिलेंडर। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम मास्टर सिलेंडर का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के मैकेनिज्म में हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है ये प्रेशर को ट्रांसफर करता है कंट्रोल मैकेनिज्म में। और ये किस पे वर्क करता है या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट। संदृढ़ता किस सामग्री की सहन करने की क्षमता होती है? ए एक्सटर्नली अप्लाई फोर्स विद ब्रेकडाउन और यील्डिंग, बी टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, सी फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड एंड डी डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। संदृढ़ता क्या करती है या स्टिफनेस क्या करती है? ये किसी भी डिफॉर्मेशन को होने से रोकती है। अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं और कोई भी मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिफ है
तो वो इजीली डिफॉर्म नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करने के गुण को डैश कहा जाता है। ए डक्टिलिटी, बी मेलेबिलिटी, सी लस्टर एंड डी सोनरिटी। देखिए अगर हम किसी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है मेलेबिलिटी, और उसी मेटल को अगर हम कन्वर्ट करें लॉन्ग वायर में तो उस केस में उसे बोला जाता है डक्टाइल या डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में बस इतना फर्क है, थिन शीट में जब चेंज होगा तो वो मेलेबल हो जाएगा और थिन वायर या लॉन्ग वायर में चेंज होगा तो वो डक्टाइल हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी मेलेबिलिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस आर। जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल लगाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पिंड की लंबाई बढ़ती है तो इसमें प्रेरित प्रतिबल एवं विकृति क्या होगी। एक कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, बी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, सी टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड डी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। जब किसी भी बॉडी में दो इक्वल फोर्स लगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो बॉडी की लेंथ क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। जैसे मान के चलिए हम रबड़ को खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम फोर्स तो लगा रहे हैं इक्वल लेकिन दोनों का फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रबड़ की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस केस को क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगाया उसे बोला जाता है स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो स्ट्रेस हमने लगाया उसकी वजह से जो विकृति पैदा हुई या डिफॉर्मेशन पैदा हुई उसे बोला जाता है स्ट्रेन। सो ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रीप अ हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अकर इन डैश स्टेजेस। क्रीप जो एक उच्च ताप प्रगामी विकृति है डैश चरणों में होती है, A2, B4, C3 एंड D5। क्रीप के 3 चरण होते हैं, पहला होता है प्राइमरी क्रीप, दूसरा होता है सेकेंडरी क्रीप एंड तीसरा होता है टर्शरी क्रीप। पहले में क्या होता है, जो क्रीप होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है, डिक्रीज विद टाइम। दूसरा क्रीप टाइम के साथ बैलेंस रहता है या लीनियर रहता है। तीसरा क्रीप टाइम के साथ इंक्रीज करता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 13 है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द सेम एज दोस ऑफ। दृढ़ता मापक की इकाई किसके समान होती है, ए स्ट्रेस फोर्स एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी स्ट्रेस प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी स्ट्रेन फोर्स एंड प्रेशर एंड डी स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रेशर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। और पास्कल और किसकी एसआई यूनिट होती है, वो स्ट्रेस की होती है, प्रेशर की होती है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। आघात और संगृहित भारों के अधीन पुर्जों के लिए इनमें से कौन सा गुण वांछनीय है, ए टफनेस, बी स्टिफनेस, सी स्ट्रेंथ एंड डी ब्रिटलनेस। शॉक और इम्पैक्ट लोड के लिए हमें टफनेस मटेरियल की या टफ मटेरियल की जरूरत होती है। सो ए टफनेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। इनमें से किस सामग्री की तननशीलता सर्वाधिक होती है। डक्टिलिटी का मतलब हम किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डक्टिलिटी किसकी होती है, वो गोल्ड की होती है। उसके बाद आता है सिल्वर, देन कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें से सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होगी, ए एल्यूमिनियम। सो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। इसमें से कौन सा प्रतिबलों की क्रिया के अधीन प्लास्टिक विरूपण की धीमी वृद्धि को दर्शाता है, ए डक्टाइल फ्रैक्चर, बी ब्रिटल फ्रैक्चर, सी फटीग एंड डी क्रीप। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्लो राइज किसकी वजह से होता है, ये क्रीप की वजह से होता है। और ये क्रीप हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर या हैवी लोड की वजह से हो सकता है। और जो ये डिफॉर्मेशन होता है ये कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और ये डिफॉर्मेशन परमानेंट रहता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रीप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक क्या है, ए इन्फिनिटी, बी 0, सी यूनिटी एंड डी कैन नॉट बी नोन। एक परफेक्ट रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इन्फिनाइट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। प्रति इकाई लंबाई के विरूपण क्या कहलाता है, ए कंप्रेसिव स्ट्रेस, बी स्ट्रेन, सी शियर स्ट्रेस एंड डी टेंसाइल स्ट्रेस। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और स्ट्रेन
डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। सो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज। पॉइजन अनुपात का मान सदैव क्या होता है? ए मोर देन 1, बी 1, सी लेस देन 1 एंड डी नन ऑफ दिस। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल के टाइप पे भी डिपेंड करती है, और जो पॉइजन रेशियो की रेंज होती है वो किसके बीच में होती है? 0 से लेके 0.5 के बीच में होती है, विच इज लेस देन 1। सो ऑप्शन नंबर सी लेस देन 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। रेखीय प्रतिबल एवं रेखीय विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ए पॉइजन रेशियो, बी बल्क मॉडुलस, सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमा रहित मात्रा है? ए शेयर मॉडुलस, बी प्रेशर, सी स्ट्रेन एंड डी स्ट्रेस। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि स्ट्रेन क्या दर्शाता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस बन जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू टेस्ट डैश ऑफ अ मटेरियल। संगृहीत परीक्षण एक पदार्थ के डैश परीक्षण के लिए किया जाता है। ए हार्डनेस, बी टफनेस, सी स्ट्रेंथ एंड डी डक्टिलिटी। इम्पैक्ट टेस्ट किसी भी मटेरियल की टफनेस को जांचने के लिए किया जाता है, और इस टेस्ट में हम दो टेस्ट करते हैं, एक चर्पी टेस्ट करते हैं और दूसरा आइजोट टेस्ट करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टफनेस। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ द मटेरियल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट देन द मटेरियल बिहेवियर इज कॉल्ड। यदि एक पदार्थ का गुण एक बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो पदार्थ का व्यवहार क्या कहलाता है? ए एनिसोट्रॉपिक, बी होमोजीनियस, सी आइसोट्रॉपिक एंड डी हेट्रोजीनियस। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी चारों दिशाओं में अलग अलग होती है। सो ऑप्शन नंबर ए एनिसोट्रॉपिक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सब्सटेंस इन विच द मेजर प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड। पदार्थ जिसमें मापित गुणधर्म दिशा से स्वतंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंस, बी होमोजीनियस सब्सटेंस, सी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड डी आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमेशा आइडेंटिकल रहेगी चारों दिशाओं में। इसके एग्जांपल होते हैं ग्लास एंड मेटल। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है टफनेस ऑफ अ मटेरियल मीन। मटेरियल की चमीड़ता का क्या मतलब है? ए स्ट्रेंथ, बी मशीनेबिलिटी, सी स्ट्रेस रिलीविंग एंड डी सॉफ्टनिंग। टफनेस क्या होती है? किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस को झेलने की क्षमता। तो टफनेस क्या दर्शाता है? ये स्ट्रेंथ या शक्ति को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स। सामग्री की प्रभाव शक्ति किसका संसूचक होता है? ए टफनेस, बी टेंसाइल स्ट्रेंथ, सी हार्डनेस एंड डी फटीग स्ट्रेंथ। सामग्री की प्रभावी शक्ति किसका सूचकांक होता है? ये टफनेस का सूचकांक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए टफनेस यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द पॉइजन रेशियो फॉर रबर इज। रबर का पॉइजन अनुपात क्या होता है? रबर का जो पॉइजन अनुपात होता है वो 0.5 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी 0.5 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म्ड इज। जब इसे लचीदार ढंग से विकृत किया जाता है तो पदार्थ की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सामग्री की क्षमता निम्न है। ए यील्ड स्ट्रेस, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी एंड डी रेजिलियंस। किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जब उसके अंदर इलास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रहा हो उसे बोला जाता है रेजिलियंस। रेजिलियंस की मदद से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी इम्पैक्ट को झेल सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी रेजिलियंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दैट विल एग्जिबिट विस्कोलास्टिक बिहेवियर डैश श्यान प्रत्यास्थ व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ए नियोप्रीन, बी ऑर्गेनिक पॉलीमर, सी डायमंड एंड डी स्टील। विस्कोलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन टाइम डिपेंडेंट होते हैं या टाइम पर निर्भर करते हैं। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है विस्कस और दूसरी इलास्टिक। विस्कस क्या होता है? जो काफी स्लोली डिफॉर्म होते हैं जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। और इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि जब कोई भी मटेरियल डिफॉर्म होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा, उसे बोला जाता है इलास्टिक मटेरियल। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है? ऐसे मटेरियल होते हैं नियोप्रेन, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नियोप्रेन।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। निम्न में से कौन सी सामग्री सबसे लचकदार होती है? ए रबड़, बी प्लास्टिक, सी स्टील, डी ब्रास। सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल आपको रबड़ लग रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है स्टील। सो ऑप्शन नंबर सी स्टील यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देयर इज डैश फॉर अ ब्रिटल मटेरियल। एक भंगुर सामग्री के लिए डैश होता है। ए लार्ज प्लास्टिक जोन, बी लार्ज इलास्टिक जोन, सी नो प्लास्टिक जोन एंड डी नो इलास्टिक जोन। ब्रिटलनेस किसका अपोजिट होता है? डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। जहाँ पे डक्टिलिटी में हम किसी भी चीज को या किसी भी मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रिटलनेस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो वो चीज फ्रैक्चर हो जाएगी या फिर ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ब्रिटल मेटल में कोई भी डिफॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कास्ट आयरन, ग्लास, सिरामिक, ये क्या है? ये ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रिटल मटेरियल में कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी नो प्लास्टिक जोन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नोन एज। एक वस्तु की ऊर्जा को ग्रहण करने और बिना फ्रैक्चर के प्लास्टिक की तरह विकृत होने की काबिलियत को क्या कहते हैं? एक क्रीप, बी इलास्टिसिटी, सी प्लास्टिसिटी एंड डी टफनेस। किसी भी मटेरियल या किसी भी बॉडी की एब्जॉर्ब करने की क्षमता को और खुद को डिफॉर्म करने की क्षमता को विदाउट एनी फ्रैक्चर, उसे बोला जाता है टफनेस। सो ऑप्शन नंबर डी टफनेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल स्टेटेड दैट इट इज अ रिजिड, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द पार्टिकल इज। किसी सामग्री की गुण बताती है कि यह कठोर है, इस कण के लिए पॉइजन का अनुपात का मान क्या होगा? किसी भी सॉलिड स्टेट मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो हमेशा 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 0 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के अनुपात की एसआई यूनिट क्या है? पॉइजन रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी यूनिटलेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। निम्नलिखित में से बुनियादी प्रकार के विकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ए वॉल्यूम स्ट्रेन, बी एरिया स्ट्रेन, सी शेयर स्ट्रेन एंड डी कंप्रेसिव स्ट्रेन। 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, जिसके अंदर आता है टेंसाइल और कंप्रेसिव। दूसरा होता है शेयर स्ट्रेन। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एरिया स्ट्रेन कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी एरिया स्ट्रेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पॉइजन अनुपात को डैश के अनुपात में परिभाषित करते हैं। अब हमने क्वेश्चन करा था कि पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या होती है। पॉइजन रेशियो की यूनिट कुछ नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्योंकि ये किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसी वजह से इसकी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। सो ऑप्शन नंबर सी लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड ऑन। पॉइजन अनुपात का मान किस पर निर्भर करता है? ए मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, बी मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, सी क्रॉस सेक्शन एंड डी नन ऑफ दिस। पॉइजन रेशियो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल प्लास्टिक है, वो मटेरियल इलास्टिक है, वो मटेरियल सॉलिड है। तो इस पर पॉइजन रेशियो डिपेंड करता है और पॉइजन रेशियो का मान हमेशा लेस देन 1 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉलिड कैन रेजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस। एक ठोस निम्नलिखित तनावों में से किसका विरोध कर सकता है? ए टेंसाइल, बी शियर, सी कंप्रेसिव एंड डी ऑल ऑफ दिस। एक सॉलिड मटेरियल तीनों स्ट्रेस का सामना कर सकता है। ए टेंसाइल, बी शियर एंड सी कंप्रेसिव। सो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विद और विद इन और एक्सटर्नल टू अ बॉडी इज नोन एज। जिस अवस्था में तनन और संपीड़न प्रतिबल वस्तु के बाहर और अंदर के सभी दिशाओं में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, सी एक्सियल स्ट्रेस एंड डी टेरा एक्सियल स्ट्रेस। एक ऐसी अवस्था जिसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस चारों दिशाओं में इक्वल लगे, उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। सो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। तनन परीक्षण के दौरान प्रतिशत बढ़ाव डैश का संकेत होता है। ए क्रीप, बी मैलेबिलिटी, सी डक्टिलिटी एंड डी इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल। तनन परीक्षण के दौरान जो इलोंगेशन होता है उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी डक्टिलिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, whenever a material is loaded within the elastic limit, stress is dash strain। जब किसी पदार्थ को प्रत्यास्थ सीमा में लोड किया जाता है तब प्रतिबल एवं विकृति का क्या संबंध होता है? ए इक्वल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डी नॉट इक्वल। जब भी कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक लोड किया जाता है उस समय स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। सो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं
जिनकी प्रॉपर्टी चारों दिशाओं में समान रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए आइसोट्रोपिक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है द चर्पी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। चर्पी परीक्षण डैश को मापने के लिए किया जाता है। ए टफनेस, बी क्रीप स्ट्रेंथ, सी फटीग स्ट्रेंथ एंड डी इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। चर्पी टेस्ट टफनेस मेजर करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए टफनेस यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। विकृति को डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स कॉल्ड एज। धातु का वह कौन सा गुण है जिससे तनन बल के अनुप्रयोग द्वारा धातु को तार के रूप में तैयार करने में सक्षम बनाता है? इसको हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डक्टिलिटी किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी डक्टिलिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ अ पार्ट इज कॉन्स्टेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। यदि किसी एक हिस्से को चलने में दिक्कत है और उसे गर्म किया जाता है तो इसमें डैश बल उत्पन्न हो जाएगा। ए प्लास्टिसिटी, बी टेंसाइल स्ट्रेस, सी कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड डी शियर स्ट्रेस। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो बॉडी उसके अनुसार एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी एक्सपैंड होगी और जब बॉडी का टेम्परेचर घटेगा तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसी वजह से थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है। थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होने का कारण ही है जब बॉडी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है या कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स लगता है और जब बॉडी का टेम्परेचर गिरता है तब टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कंप्रेसिव स्ट्रेस, डिक्रीज इन टेम्परेचर टेंसाइल स्ट्रेस। सो अभी यहाँ पे पूछा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसिव स्ट्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। पदार्थ का वह कौन सा गुण है जिसके कारण भार को हटाने पर वस्तु अपनी मूल आकृति में पुनः वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाहर हटने पर वस्तु अपनी मूल आकृति में आ जाती है उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है द फेलियर ऑफ अ मटेरियल अंडर वैरिंग लोड आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सच लोड इज नोन एज। ऐसे भार के कई चक्रों के बाद अलग अलग भार के तहत किसी सामग्री की विफलता को डैश के रूप में जाना जाता है। ए फटीग फेलियर, बी इम्पैक्ट फेलियर, सी हिस्टैरिसीस फेलियर एंड डी डक्टाइल फेलियर। जब हम लोड को बार बार वेरी करते रहते हैं उसकी वजह से लोड के अंदर फटीग फेलियर आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए फटीग फेलियर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फाइब्रस फ्रैक्चर ऑकर इन। रिश्तेदार फाइबर फ्रैक्चर किसमें होते हैं? ए डक्टाइल मटेरियल, बी ब्रिटल मटेरियल, सी इलास्टिक मटेरियल एंड डी हार्ड मटेरियल। फाइब्रस फ्रैक्चर डक्टाइल मटेरियल के अंदर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए डक्टाइल मटेरियल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ। सही प्रतिबल डैश के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ट्रू स्ट्रेस किसका रेशियो होता है? ये इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन में इंस्टेंटेनियस एरिया का रेशियो होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है इफ अ रॉड एक्सपैंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। यदि एक छड़ गर्म होने पर मुक्त रूप से फैलती है तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? ए बेंडिंग स्ट्रेस, बी थर्मल स्ट्रेस, सी नो स्ट्रेस एंड डी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम किसी रॉड को हीट करें और रॉड लीनियर डायमेंशन में इंक्रीज या डिक्रीज करे तो इसे क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर रॉड फ्रीली मूव हो रही है तो इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं लगता है। सो ऑप्शन नंबर सी नो स्ट्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आज हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कल इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।